नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विधिक सूक्ति यानी लीगल मैगजीम्स पढ़ेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीम्स देखेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या है? इसका मतलब है गिल्टी एक्ट यानी रॉन्गफुल एक्ट। हिंदी में इसे बोलेंगे दोषपूर्ण कृत्य। दोषपूर्ण कृत्य। एक्टस रियस में भी दो चीजें हैं। पहला है बाय कमीशन यानी कृत्य द्वारा। जब कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जो कानून द्वारा निषिद्ध है तो उसे एक्ट बाय कमीशन कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जो कानून द्वारा निषिद्ध है तो उसे कहेंगे एक्ट बाय कमीशन। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ए बी को चाकू मार देता है, तो कृत्य द्वारा यहाँ पे एक्टस रियस है, दोषपूर्ण कृत्य। बाय कमीशन, एक्ट बाय कमीशन। ए किसी की जेब से पैसा चुरा लेता है, ए किसी के घर में आग लगा देता है, तो ये क्या है? दोषपूर्ण कृत्य बाय कमीशन, कृत्य द्वारा। दूसरा है दोस्तों इसमें बाय ओमिजन। बाय ओमिजन कृत्य न करने द्वारा। अब कृत्य न करने द्वारा क्या है? जब किसी व्यक्ति पर कानूनन कोई कर्तव्य हो और वह उसे पूरा न करे जिससे अपराध हो जाए तो उसे कहेंगे एक्ट बाय ओमिशन। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति पर कानूनी कोई कर्तव्य है और वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, उसे पूरा नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है अपराध हो जाए, तो उसे कहेंगे एक्ट बाय ओमिशन। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक माँ अपने बच्चे को जानबूझकर भोजन नहीं देती जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है? उसका कर्तव्य था कि अपने बच्चे को भोजन दे, पर उसने नहीं दिया जिससे उसका अपराध बना और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाई, तो इसे कहेंगे एक्ट बाय ओमिशन। आगे एग्जाम्पल है इसके और, जैसे रेलवे फाटक का कर्मचारी फाटक बंद नहीं करता और दुर्घटना हो जाती है, तो रेलवे फाटक का जो कर्मचारी उसका कर्तव्य था कि वह फाटक बंद करे। ठीक है, यदि वह फाटक नहीं बंद करता और उससे दुर्घटना हो जाती है तो इसे कहेंगे एक्ट बाय ओमिशन, यानी उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। दूसरा है इसमें डॉक्टर आपातकालीन स्थिति में अपने मरीज को आवश्यक उपचार नहीं देता जबकि उसका कर्तव्य था। डॉक्टर जो है इमरजेंसी में जो उसका मरीज है उसको आवश्यक उपचार नहीं देता, जो उसका कर्तव्य था, जिसके कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें क्या है? एक्ट बाय ओमिशन, यानी अपने कर्तव्य को नहीं पूरा करा जिस कारण वह अपराध बना। ठीक है, तो एक्टस रियस में दोस्तों दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली, एक्टस रियस जो गिल्टी एक्ट, जो रॉन्गफुल एक्ट है, तो पहला होगा बाय कमीशन यानी कृत्य द्वारा। जब कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करा जो कानूनी रूप से निषिद्ध है उसे कहेंगे एक्ट बाय कमीशन, यानी किसी को चाकू मार देना, किसी की जेब से पैसा चुरा लेना या किसी के घर में आग लगा देना, तो ये तो हो गया कृत्य द्वारा। दूसरा है इसमें बाय ओमिशन। बाय ओमिशन का मतलब होता है कृत्य न करने द्वारा, यानी जो आपका कानूनी कर्तव्य है उसको नहीं कर रहा है कोई और जिससे अपराध बन जाए, तो इसे कहेंगे एक्ट बाय ओमिशन। ठीक है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जानबूझ के भोजन नहीं दे रही है जबकि उसका कर्तव्य है कि अपने बच्चे को भोजन दे, जिससे उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है? अपराध कर दिया है उसने अपना कर्तव्य न निभाकर। वैसे ही दोस्तों इसमें जो और एग्जाम्पल है, जैसे रेलवे फाटक का जो कर्मचारी है, यदि वो फाटक नहीं बंद कर रहा है, उससे दुर्घटना हो जा रही है, तो उसने अपराध किया है अपना कर्तव्य न निभा के। डॉक्टर आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी में अपने मरीज को आवश्यक उपचार नहीं दे रहा है जबकि उसका कर्तव्य था, उसकी वो ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था, तो उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया जिससे उस मरीज की जान चली गई। तो ये क्या है? ये सभी एक्ट बाय ओमिशन में आएंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें, दूसरा है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी अपराध करने की दोषपूर्ण मानसिक अवस्था। तो मेंस रिया का मतलब है गिल्टी माइंड, अपराध करने की दोषपूर्ण मानसिक अवस्था। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति जानबूझकर बी नाम के व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, यहां अपराध करने का इरादा यानी मेंस रिया मौजूद है। तो किसी भी कृत्य के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक होता है। पहला तो हो गया एक्टस रिया जो हमने ऊपर देखा कि दोषपूर्ण कृत्य, और दूसरा हो गया ये मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, अपराध करने की जो दोषपूर्ण मानसिक अवस्था होती है उसे वो कहते हैं मेंस रिया। यानी ए जानबूझकर बी को चोट पहुंचा रहा है, यहाँ अपराध करने का जो है उसका इंटेंशन था, उसका इरादा था, यहाँ पे मेंस रिया मौजूद है। तो मेंस रिया का मतलब हो गया गिल्टी माइंड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अब इनिशियो।
अब इनिशियो का मतलब क्या है, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही या शुरुआत से ही। तो जब किसी कार्य, अनुबंध, आदेश या कार्यवाही को कानून की दृष्टि में शुरू से ही अमान्य यानी वॉइड माना जाता है तो उसे कहेंगे अब इनिशियो। ठीक है, तो जब किसी कार्य, अनुबंध, आदेश या कार्यवाही को कानून की दृष्टि में शुरू से ही अमान्य माना जाता है तो उसे कहा जाता है अब इनिशियो, यानी प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही जो चीज अमान्य है, वॉइड है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि कोई नाबालिग, कोई माइनर अनुबंध करता है तो वह अनुबंध शुरू से ही यानी वॉइड अब इनिशियो होता है। तो यदि आप किसी नाबालिग के साथ, कोई माइनर है उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है, वह शुरू से ही वॉइड अब इनिशियो कहलाएगी, यानी वह शुरू से ही अमान्य होगा। अब इनिशियो यानी फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, यानी इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। तो कानून के बारे में पता ना होना, कानून की अज्ञानता, यह कोई बहाना नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ए कहता है कि उसे नहीं पता था कि रिश्वत लेना अपराध है, फिर भी वह दंड से नहीं बच सकता। तो ए नाम का कोई व्यक्ति है, यदि वह रिश्वत ले रहा है और वो ये बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि रिश्वत लेना अपराध है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हेंस जॉर्ज, 1965 का ये केस है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हेंस जॉर्ज का, जिसमें ये जो मेयर हेंस जॉर्ज नामक व्यक्ति है, ये एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में कहीं जा रहा था। तो इसकी फ्लाइट जो है बॉम्बे एयरपोर्ट पे कहीं लैंड करती है। वहाँ पे तलाशी के दौरान इस पे से सोना पाया जाता है काफ़ी कुछ मात्रा में। तो वहाँ पे यह बोलता है कि इसे नियम कानून के बारे में, जो भी रूल रेगुलेशन है उसके बारे में नहीं पता था। तो इस यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, यानी इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, यानी तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है। देखिए दोस्तों, ऊपर जैसे हमने पढ़ा इसमें कि इग्नोरेंस जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, यानी इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। वहीं इसी से संबंधित, इसी के जैसा दूसरा है इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, यानी तथ्य की अज्ञानता जो है क्षम्य है। ठीक है, यदि किसी को तथ्य के बारे में नहीं पता है, फैक्ट के बारे में नहीं पढ़ा, तो वो चीज़ क्षमा योग्य है। क्या कह रहा है, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेड में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए रेलवे स्टेशन पर अपना काला बैग रखता है और पास में बिल्कुल वैसा ही दूसरा बैग रखा है। अब ए गलती से दूसरे व्यक्ति का बैग अपना समझकर उठा लेता है। यहाँ ए को वास्तविक तथ्य कि बैग उसका नहीं है इसके बारे में नहीं पता था, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, यानी उसे तथ्य की अज्ञानता थी इसलिए वह क्षमा योग्य है, क्षमा योग्य है। ठीक है, ए नाम का व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर अपना काला बैग रख देता है, अब पास में ही बिल्कुल वैसा दूसरा बैग रखा है। ए जो है गलती से दूसरे व्यक्ति का बैग जो है लेता है। ठीक है, और यहाँ पे ए को वास्तविक तथ्य कि बैग उसका नहीं है इसके बारे में पता नहीं था, तो यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, यानी तथ्य की अज्ञानता का जो क्षम्य है, यानी तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है ऑडी आल्टेम पार्टेम, यानी हियर द अदर साइड, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो ऑडी आल्टेम पार्टेम का मतलब है यानी हियर द अदर साइड, दूसरे पक्ष को भी सुनो। इसमें क्या है, यह प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों, हितों या प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला जो निर्णय है उसे लेने से पहले उसे सुनना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात यह कि यह एक प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का एक प्रमुख सिद्धांत है, और इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार है, हित है, उसकी प्रतिष्ठा को यदि प्रभावित करने वाला कोई निर्णय है तो उस निर्णय को लेने से पहले दूसरे पक्ष को यानी उस व्यक्ति को सुनना जो है आवश्यक है। यह बात करता है ऑडी आल्टेम पार्टेम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है
जैसे किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले उसका पक्ष सुनना आवश्यक है। यदि किसी भी कर्मचारी को उसके नौकरी से हटा रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले उसका पक्ष सुनना आवश्यक है। यही बात की गई है इस कॉन्सेप्ट में, इस मैगजीन में, कि ऑडी आल्ट्रेम पार्टेम। ठीक है, इससे रिलेटेड दोस्तों एक केस लॉ है। इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का एक केस है। इसमें क्या होता है कि जो ये मेनका गांधी रहती है, इनका जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, और इनकी बात भी नहीं सुनी जाती, इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे जो है ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है ऑडी आल्ट्रेम पार्टेम का। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको भी याद रखना है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इस मैगजीन से रिलेट करता है। नेक्स्ट है नेमो जुडेक्स इन कोसासुआ, यानी नो वन शुड बी अ जज इन हिज ऑन केस, यानी कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेमो जुडेक्स इन कोसासुआ का मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ऑन केस, कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल है, यदि किसी न्यायाधीश का स्वयं किसी मामले में हित जुड़ा हो तो वह उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। तो यदि किसी न्यायाधीश का, किसी भी जज का किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में उसका हित जुड़ा हो, उसका इंटरेस्ट है उसमें, या उससे रिलेटेड है वो चीज़, तो वह उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। ये बात करती है, ये वाली मैगजीन इस कॉन्सेप्ट के संबंध में बात करती है, यानी नेमो जुडेक्स इन कोसासुआ, नो वन शुड बी अ जज इन हिज ऑन केस। ठीक है, नेक्स्ट है उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम का मतलब क्या है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। तो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, तो जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। इसका एग्जाम्पल है, यदि किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा हो जाए तो वह न्यायालय जाकर राहत प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति पे जो है कोई कब्जा कर ले आके, और उस व्यक्ति का जो है उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार है, तो वह जो है न्यायालय जाके राहत प्राप्त कर सकता है, न्यायालय से उपचार प्राप्त कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट बोला गया है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, क्योंकि जहां अधिकार है, यदि उस व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार है और कोई उस पर उल्लंघन करता है उसके कानूनी अधिकारों का, और उसकी संपत्ति पे अतिक्रमण करता है, तो वह न्यायालय से राहत मांग सकता है, न्यायालय से उपचार मांग सकता है। तो जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, उबी जस इबी रेमेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या है, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, यानी जो व्यक्ति स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार करता है उसे हुई हानि के लिए वह दावा नहीं कर सकता। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, जो व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जोखिम स्वीकार कर रहा है तो उससे यदि कोई हानि होती है तो उसके लिए वह दावा नहीं कर सकता। यानी जो व्यक्ति किसी जोखिम को अपनी इच्छा से स्वीकार करता है उसे उस जोखिम से हुई हानि के लिए शिकायत या हर्जाने का दावा करने का अधिकार नहीं होता। तो जो कोई भी व्यक्ति किसी जोखिम को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है, उसे जो है उस जोखिम से यदि कोई हानि होती है तो इसके लिए वो ना तो शिकायत कर सकता है, ना ही हर्जाने का दावा करने का वह अधिकारी होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, जैसे क्रिकेट मैच में खिलाड़ी गेंद लगने के जोखिम को स्वीकार करता है। मानो दो टीम है, वो क्रिकेट खेल रही है आपस में। अब एक बॉलर ने बॉलिंग करी और दूसरे यदि वो बैट्समैन को बॉल कहीं हिट कर जाती है या उससे वो चोटिल हो जाता है, यदि उसको चोट लग जाती है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, क्योंकि उसे पता है जो गेम खेल रहा है इसमें चोट भी लग सकती है, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, यदि उनमें से किसी को भी चोट लग सकती है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो व्यक्ति, उन्हें पता है कि जोखिम है इस गेम में, तो वह अपनी इच्छा से उस चीज़ को स्वीकार कर सकता है। तो यदि इस संबंध में उन्हें कोई चोट लग जाती है तो इस जोखिम के लिए वह, या इस चोट के लिए वह शिकायत या हर्जाने का दावा करने का वह अधिकारी नहीं होता। ठीक है, तो ये बात की गई है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। नेक्स्ट है रेस इप्सा लोक्वेटर। रेस इप्सा लोक्वेटर का मतलब क्या है, यानी द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, घटना स्वयं प्रमाण देती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे
ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में कैंची छूट जाना। मानो कोई मरीज डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान जो है डॉक्टर कैंची को मरीज के पेट में ही छोड़ दिया, उसने भूल गया हो वहीं पे उसने कैंची को छोड़ दिया। तो यहाँ पे यह मैक्सिम लागू होगी रेस इप्सा लोक्वेटर की कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, घटना स्वयं प्रमाण देती है कि यहाँ पे डॉक्टर की गलती है, यहाँ पे उस डॉक्टर की गलती है जिसने ऑपरेशन किया है कि उसने जो है मरीज के पेट में ही कैंची को छोड़ दिया, मरीज के पेट में ही कैंची को छोड़ दिया। तो इस संबंध में रेस इप्सा लोक्वेटा यानी घटना स्वयं प्रमाण देती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डेमनम साइन इंजूरिया। डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब है डैमेज विदाउट लीगल इंजूरी। डेमनम का मतलब है दोस्तों यहाँ पे डैमेज, साइन का मतलब है विदाउट, इंजूरिया का मतलब होता है लीगल इंजरी। तो डैमेज विदाउट लीगल इंजरी यानी बिना कानूनी क्षति के नुकसान। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे ए ने अपनी दुकान बी की दुकान के सामने खोल दी, जिससे बी का व्यापार जो है कम हो गया, हानि हुई लेकिन कोई कानूनी अधिकार नहीं टूटा। अब जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है दोस्तों और बी नाम का एक व्यक्ति है। अब ए नाम के व्यक्ति की पहले से दुकान है, बी नाम का व्यक्ति उसकी दुकान में आके उसकी दुकान के बगल में उसकी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल देता है, जिससे जो है ए के कुछ ग्राहक बी के यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं या यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ए को जो है थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। बट बी ने तो उसके कोई कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, नहीं ए का कोई कानूनी अधिकार टूटा है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है डेमनम साइन इंजूरिया का, यानी बिना कानूनी क्षति के नुकसान। ठीक है, जैसे दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, द ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस 1410। इस केस में क्या होता है, एक स्कूल रहता है, वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो एक टीचर वहाँ से हट जाता है और उसी स्कूल के सामने अपना जो है दूसरा स्कूल खोल देता है और वहाँ पे कम फीस रख देता है। अब बच्चे इस वाले स्कूल से शिफ्ट होके इस वाले स्कूल में, दूसरे वाले जो नया स्कूल खुला है वहाँ पे जाने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस कम होती है। अब इससे क्या होता है, जो ये पहला वाला स्कूल होता है, इस वाले स्कूल के टीचर को जो है फाइनेंशियल लॉस होते हैं। तो अब ये जो है इस पर केस कर देता है, सूट कर देता है, इस पर मुकदमा दायर करता है। तो यहाँ पे ये वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होता है डेमनम साइन इंजूरिया, कि उसने उसके बगल में तो स्कूल खोल दिया है परंतु उसने उसके किसी भी तरह से कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, यानी इसे फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है, आर्थिक रूप से इसे नुकसान हुआ है, परंतु इसके किसी भी कानूनी अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। अब उसने स्कूल खोल दिया, चाहे वहाँ पे फीस कम रख दी, अब बच्चे वहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो इसमें इसके तो कानूनी अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, भले ही इसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है परंतु इसके किसी भी तरह से कानूनी अधिकारों का उल्लंघन जो है नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है डेमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट लीगल इंजूरी, बिना कानूनी क्षति के नुकसान। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें इंजूरिया साइन डेमनो, यानी लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। तो इंजूरिया का मतलब लीगल इंजरी, साइन का मतलब विदाउट, डेमनो का मतलब डैमेज। तो लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज यानी बिना नुकसान के किसी को कानूनी क्षति पहुंचाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, किसी योग्य मतदाता को मतदान से रोक दिया जाए भले ही चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव न पड़े। तो किसी भी आपने किसी भी मतदाता को चुनाव में मत देने से, उसका जो है वोट देने से रोक दिया, भले ही चुनाव के परिणाम पे जो है कोई प्रभाव ना पड़ा, परंतु अपने उसके कानूनी अधिकारों का, जो उसका कानूनी अधिकार है वोट देने का, उसका तो उल्लंघन कर दिया है, उसे अपने अधिकार से तो वंचित कर दिया है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा इंजूरिया साइन डेमनो, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है एसबी वर्सेस वाइट 1703 का केस है। इसमें क्या होता है, ये जो व्यक्ति होता है ये वोट देने जा रहा था, इसका जो कैंडिडेट है वह इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अब ये जो व्यक्ति वोट देने जा रहा था, इसमें क्या होता है, जो ये चुनाव अधिकारी होता है ये इस व्यक्ति को रोक लेता है, अब जो है उसे वोट देने नहीं देता है। परंतु क्या है, जिस कैंडिडेट को यह वोट देने जा रहा था, जो इसका कैंडिडेट रहता है वो जीत भी जाता है, भले ही इसमें कोई नुकसान न हुआ, परंतु ये जो व्यक्ति है जिसको इस चुनाव अधिकारी ने वोट देने से रोका है, इसके तो कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो गया। इस चुनाव अधिकारी ने इस व्यक्ति को तो इसको कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया, जो भी इसका कानूनी अधिकार है वोट देने का। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा इंजरिया साइन डेमनो, यानी इंजरी हुई है विदाउट डैमेज, यानी उसकी लीगल इंजरी हुई है, कोई
डैमेज नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु उसे लीगल इंजरी है, उसे कानूनी रूप से क्षति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब है अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी जिस मामले का निर्णय हो चुका है उसे पुनः नहीं उठाया जा सकता। तो रेस जुडिकाटा, अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, तो जिस भी मामले में कोई निर्णय हो चुका है उस मामले को पुनः नहीं उठाया जा सकता। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक भूमि विवाद का अंतिम निर्णय हो चुका है तो वही पक्ष उसी विवाद पर फिर मुकदमा नहीं कर सकता। यह बात करता है यह कॉन्सेप्ट। जैसे दोस्तों मानो ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, इनका कोई जमीनी विवाद चल रहा है, अब उस पर यदि न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, न्यायालय का उस पर जजमेंट आ गया है, न्यायालय ने उस पर निर्णय दे दिया है, तो ये उसी मुद्दे को उस पर फिर से वाद दायर नहीं कर सकते। यह बात करता है रेस जुडिकाटा, यानी अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, जिस मामले का निर्णय हो चुका है आप उसे फिर से नहीं उठा सकते। जब उस पर अंतिम निर्णय आ चुका है आप फिर से उसी मुकदमे पे वाद दायर नहीं कर सकते। यह बात करती है, ये इस लीगल मैगजीन में इस संबंध में बात की गई है, रेस जुडिकाटा, अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर बीवेयर, यानी क्रेता सावधान रहे। लेट द बायर बीवेयर, क्रेता सावधान रहे। इसका एग्जाम्पल है बिना जांच किए पुरानी कार खरीदने पर बाद में खराबी निकलने पर खरीदार स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है। अब ए नाम का व्यक्ति इस बी नाम के व्यक्ति से कोई कार खरीदता है, अब बाद में उस कार में कोई खराबी निकल जाती है या कुछ भी गड़बड़ी निकल जाती है, तो यहाँ पे बिना जांच किए यदि वो पुरानी कार खरीद रहा है और उसमें यदि बाद में कोई खराबी निकल रही है तो इसके लिए ए जिम्मेदार होगा। ए को उस टाइम उस चीज़ को जांचना चाहिए था, कार में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली मैक्सिम यूज होती है कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर, यानी क्रेता जो है सावधान रहे, जो भी खरीदने वाला है उसको सावधान रहना पड़ेगा कोई भी चीज़ को खरीदते समय। तो ए ने यदि बी से कार खरीदी है तो इसे कार खरीदते समय उसकी जांच करनी चाहिए थी कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो इस संबंध में यदि बाद में उसमें कोई खराबी निकल जाती है तो यहाँ पे ए स्वयं में जिम्मेदार होगा यदि वह कार खरीदने से पहले उसकी जांच नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ, यानी सद्भावना में। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को ईमानदारी से, सही उद्देश्य से और बिना किसी बुरे इरादे के साथ करता है तो कहा जाता है कि उसने वह कार्य बोनाफाइड किया है, यानी सद्भावना में किया है। इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ में उसने वो काम किया है, सद्भावना में उसने वह काम किया है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पुलिस अधिकारी सद्भावना में किया गया कार्य कानूनी संरक्षण प्राप्त कर सकता है। मानो कोई पुलिस अधिकारी है, उसे सूचना मिली कि इस घर में या इस जगह पे जो है कोई आतंकवादी या कोई आरोपी छुपा है। यदि वहाँ पे जाता है, वहाँ पे सर्च के लिए चला जाता है और यदि वहाँ पे वो आरोपी नहीं मिलता है या यदि वहाँ पे ऐसा कोई अपराध का कोई सबूत नहीं मिलता, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये जो पुलिस अधिकारी ने जो काम किया है ये बोनाफाइड है, यानी उसने गुड फेथ में काम किया है, सद्भावना में काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा बोनाफाइड, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को ईमानदारी से, सही उद्देश्य से और बिना किसी बुरे इरादे के करता है, कहा जाएगा कि उसने वह कार्य जो है बोनाफाइड किया है, यानी सद्भावना में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, यानी एन एक्ट डजंट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। सो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, एन एक्ट डजंट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड, यानी केवल कोई कार्य कर देने से व्यक्ति अपराधी नहीं बन जाता जब तक कि उसके मन में अपराध करने की दोषपूर्ण मनसा यानी मेंस रिया न हो। ठीक है, तो ये मैगजीन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि केवल कोई कार्य कर देने से व्यक्ति अपराधी नहीं बन जाता जब तक कि उसके मन में अपराध करने की दोषपूर्ण मनसा यानी मेंस रिया न हो। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह हवाई अड्डे पर बी का बैग अपना समझकर जो है उठा लेता है। ए नाम का कोई व्यक्ति बी नाम का व्यक्ति
अपना बैग समझकर जो है उठा लेता। अब बैग उठाने का कार्य क्या हुआ, एक्टस रियस, ठीक है। लेकिन ए का चोरी करने का इरादा तो नहीं था, यानी मेंस रिया नहीं था, इसलिए ए चोरी का दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसका क्योंकि उसके मेंस रिया नहीं था, उसका चोरी का इरादा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली मैक्सिम यूज होगी, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया, यानी एन एक्ट डजंट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने आपको ऊपर भी बताया, किसी भी अपराध को सिद्ध होने के लिए, किसी भी अपराध को सिद्ध होने के लिए वहां पे दो चीजें देखी जाती है। सबसे पहला एक्टस रियस यानी दोषपूर्ण कृत्य, और दूसरा मेंस रिया, मेंस रिया यानी उसकी दोषपूर्ण जो है मनसा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जब एक साथ होते हैं तभी वह अपराध जो है सिद्ध होता है, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, ठीक है। तो एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया का मतलब है कि केवल कोई कार्य कर देने से व्यक्ति अपराधी नहीं बन जाता जब तक कि उसके जो मन में अपराध करने की दोषपूर्ण मनसा यानी मेंस रिया ना हो। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, यानी कुछ के बदले कुछ। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई लाभ, कोई वस्तु, कोई सेवा या सुविधा देता है और बदले में कुछ प्राप्त करता है तो इसे कहेंगे क्विड प्रो क्यो, यानी कुछ के बदले कुछ देना, कुछ के बदले कुछ देना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ए बी को 10,000 रुपये देता है और बदले में जो बी है अपना मोबाइल ए को बेच देता है। अब ए को मोबाइल मिला और बी को 10,000 रुपये मिले, तो यहाँ क्विड प्रो क्यो है क्योंकि दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ मिला, ठीक है। दोस्तों अक्सर एग्रीमेंट के मामले में या कॉन्ट्रैक्ट के मामले में ये चीज क्विड प्रो क्यो का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ए नाम का व्यक्ति रहता है और बी नाम का व्यक्ति है। अब ए ने बी को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, और बी ने बदले में जो है अपना मोबाइल ए को दे दिया। अब ए को तो मोबाइल मिल गया और बी को मिल गए 10,000 रुपये, तो इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको मोबाइल दिया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब क्या है, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी यथा स्थिति, यानी जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखा है। जैसी स्थिति बनी है उस स्थिति को बनाए रखना, जो भी प्रेजेंट में स्थिति है उसे वैसे ही बनाए रखना। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो स्टेटस क्वो का मतलब है कि जो स्थिति अभी है उसे वैसा ही बनाए रखा जाए और उसमें कोई बदलाव न किया जाए, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, यदि किसी मकान के स्वामित्व पर विवाद है तो न्यायालय कह सकता है कि जब तक अंतिम निर्णय न हो स्टेटस को बनाए रखा जाए, यानी अर्थात वर्तमान कब्जा और स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों अक्सर जो है जमीनी विवाद, जो जमीनी विवाद है, जो सिविल सूट होते हैं, उनमें ये चीज देखने को मिलती है कि यदि ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, अब इनके बीच कोई जमीनी विवाद चल रहा है, किसी मकान के स्वामित्व के संबंध में विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे न्यायालय कह सकता है कि जब तक अंतिम निर्णय न हो तो स्टेटस को बनाए रखा जाए, यानी जैसी स्थिति है, यथा स्थिति, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहे, न तो वो जमीन बेचेगी न ही उस पर जो घर है वो टूटेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट स्टेटस को का कि जब तक अंतिम निर्णय न हो तो स्टेटस को बना रहे, यानी जो भी वर्तमान कब्जा है और जैसी भी वहां पे स्थिति है जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, ठीक है। तो स्टेटस को इस संबंध में बात करता है, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, यथा स्थिति यानी जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अमाइकस क्यूरे। अमाइकस क्यूरे का मतलब क्या है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी न्यायालय का मित्र। तो अमाइकस क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जब किसी मामले में न्यायालय को किसी विशेष कानूनी विषय पर सहायता की आवश्यकता होती है तो वह किसी अनुभवी अधिवक्ता यानी एडवोकेट या विशेषज्ञ व्यक्ति को न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा अमाइकस क्यूरी, यानी न्यायालय का मित्र। तो जब किसी मामले में न्यायालय को किसी विशेष कानूनी विषय पर जो है सहायता की आवश्यकता होती है तो वहां पे जो है वह किसी अनुभवी अधिवक्ता को, जो भी एडवोकेट है या कोई विशेषज्ञ व्यक्ति है,
उसको न्यायालय की सहायता के लिए जो है वहां पे उसे अपॉइंट कर सकता है, उसे नियुक्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अमाइकस क्यूरी यानी न्यायालय का मित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेक्स लोशाई एक्टस। लेक्स लोशाई एक्टस का मतलब है द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द एक्ट इज डन। तो जिस स्थान पर कार्य किया गया है वहां का कानून लागू होगा। तो लेक्स लोशाई एक्टस में बोला गया है द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द एक्ट इज डन। तो जिस भी स्थान पर कार्य किया गया है वहां का कानून लागू होगा। यदि कोई कार्य, लेन देन या घटना किसी विशेष स्थान पर हुई है तो उस कार्य की वैधता और उसके कानूनी परिणामों का जो निर्धारण है सामान्यतः उसी स्थान के कानून के अनुसार जो है किया जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों कोई किसी अन्य देश में जाके क्राइम कर लेता है तो वहां पे जो लागू कानून है, जो भी वहां के नियम है, तो उन्हीं के आधार पे जो है परिणामों का निर्धारण उसी स्थान के कानून के अनुसार जो है किया जाएगा। तो यह बात की गई है लेक्स लोशाई एक्टस में। ठीक है, तो लेक्स लोशाई एक्टस यानी द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द एक्ट इज डन। तो जिस स्थान पर कार्य किया गया है वहां का जो है कानून लागू होगा। ठीक है, इसका दोस्तों एक केस लॉ है फिलिप्स वर्सेस आयरे 1870 का ये केस लॉ है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है एड लिटम। एड लिटम का मतलब है फॉर द लॉ सूट और लिटिगेशन, यानी किसी वाद या मुकदमे के लिए या मुकदमे के प्रयोजन हेतु। तो एड लिटम का मतलब क्या है, फॉर द लॉ सूट और लिटिगेशन, या वाद या मुकदमे के लिए या किसी मुकदमे के प्रयोजन के लिए। तो जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष मुकदमे के लिए नियुक्त किया जाता है या उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है तो एड लिटम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है एक 10 वर्ष का बच्चा किसी संपत्ति विवाद में जो है पक्षकार है। अब बच्चा स्वयं न्यायालय में मुकदमा नहीं लड़ सकता, तो इसीलिए न्यायालय किसी उपयुक्त व्यक्ति को उस बच्चे के हितों की रक्षा करने के लिए नियुक्त करता है, जिसे कहा जाएगा गार्डियन एड लिटम। ठीक है, गार्डियन एड लिटम। तो किसी केस में 10 वर्ष का बच्चा जो है संपत्ति के विवाद में पक्षकार है। अब वो बच्चा तो अपने आप से मुकदमा नहीं लड़ सकता, इसलिए जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उस बच्चे के जो हित हैं उसकी रक्षा के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए अपॉइंट करता है, उसको नियुक्त करता है। तो इसे कहा जाएगा गार्डियन एड लिटम। ठीक है, या फिर कोई मानसिक रूप से, यदि कोई मानसिक रूप से कोई मेंटली अनसाउंड माइंड का है, कोई मानसिक रूप से विकृत है, कमजोर है, वह जो है केस नहीं लड़ सकता, तो इस संबंध में भी न्यायालय किसी उपयुक्त व्यक्ति को उसके हितों की रक्षा के लिए या उसकी मदद के लिए जो है वहां पे नियुक्त करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वर्ड यूज होता है एड लिटम। एड लिटम यानी फॉर द लॉ सूट और लिटिगेशन, किसी वाद या मुकदमे के लिए या किसी मुकदमे के प्रयोजन हेतु। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष मुकदमे के लिए नियुक्त किया जाता है या उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है तो एड लिटम शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, जैसा दोस्तों हमने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स यानी विधिक सूक्ति। ठीक है, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।